हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय एस के वशिष्ठ। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के लाइट चैप्टर का सेकंड सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स नेचर की स्टडी है और नेचर के हर इंसिडेंट को हम लोग फिजिक्स के लॉज के साथ रिलेट कर सकते हैं और नया नया कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आता है ना। या फिर कहिए तो अगर हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उसका प्रूफ आपको नेचर में ही मिल जाएगा, उसको एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, आप सामने देख सकते हैं चीज़ों को, है ना। तो उसी हिसाब से अगर मैं रिफ्रैक्शन की बात करूं तो रिफ्रैक्शन का भी नेचर में कुछ एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलेगी जिसका कारण कौन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिसका कारण कौन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, मान लिया तारों का टिमटिमाना तो रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। डायमंड का चमकना रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। ये सारी चीजें, अर्ली सनराइज और लेट सनसेट, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्रैक्शन वाले सेक्शन में मैं आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल ये जानिए कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, 3 × 10⁸ वैक्यूम में, है ना। तो अगर लाइट ट्रैवल करते करते अपनी मीडियम चेंज करे, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करे, है ना, तो क्या होता है, लाइट की स्पीड बदलती है, लाइट की स्पीड बदलती है। और इस स्पीड की वजह से, इस स्पीड के चेंज होने की वजह से लाइट अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है थोड़ा सा, है ना, मतलब अपने रास्ते से डेविएट हो जाता है, या तो कहिए बेंड कर जाता है ना। तो इस बेंडिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। तो मैंने क्या लिखा कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो जो उसकी बेंडिंग होती है, उस बेंडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, उस बेंडिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। इज दैट क्लियर? means simply the process of bending of light when it travels from one medium to another medium is known as रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में क्या था, याद करो कि बेसिकली लाइट जब स्ट्राइक करता है किसी भी सरफेस पर, है ना, तो स्ट्राइक करके और बाउंस बैक कर जाता है सेम मीडियम में, उस बाउंसिंग बैक के फेनोमेना को क्या बोलते थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लेकिन इसमें लाइट स्ट्राइक करता है, लेकिन ये जो सरफेस होता है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता, ये सरफेस या तो ट्रांसपेरेंट होगा, कहने का मतलब कि या तो वाटर हो सकता है या तो ग्लास हो सकता है, और उस पूरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जो लाइट की जर्नी होगी हम लोग वो इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। कहने का मतलब कि लाइट जैसे यहाँ से इस सरफेस पे आया तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, ये ट्रेवल करने लगा इस मीडियम में। हाँ, चेंजेस क्या क्या आए, तो इसकी स्पीड थोड़ी सी बदल गई और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा बदल गया, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। इनफैक्ट ये फिगर तो थोड़ा सा कुछ फॉल्ट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया, इसको आप ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना, कुछ मिस्टेक्स हैं इस फिगर में। चलिए इस फिगर पे फोकस कीजिए। देखिए, मान लिया ये वाटर दिख रहा है आपको, ये एयर, या कुछ भी दो तरह का मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। लाइट अपनी जर्नी यहाँ से शुरू करता है ना। अगर इसके एक्चुअल पाथ की बात की जाए तो इट शुड मूव लाइक दिस, इसको ऐसे चलना चाहिए था, है ना, क्योंकि इसका स्ट्रेट पाथ ही डायरेक्शन होगा, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। बट सिंस बेंडिंग हैज टेकन प्लेस द लाइट हैज अडॉप्टेड दिस पाथ, लाइट ने इस रास्ते को अपना लिया, है ना, एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे जा रहा है ना। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि देखिए तो क्या बेंडिंग हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसी को तो रिफ्रैक्शन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, है ना। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की स्टडी करते हैं। पहले सिंपली इतना जानिए रिफ्रैक्शन होता क्या है, डिटेल्ड में धीरे धीरे इसकी स्टडी होते जाएगी। रिफ्रैक्शन वो होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और उस जर्नी में जो बेंडिंग का प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, है ना, वो पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है ना। अभी कुछ और टर्म्स जानेंगे तब इसकी डिटेल्ड स्टडी और मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा है ना, ये तो रिफ्रैक्शन वाला ही फिगर है ना, ये रिफ्रैक्शन वाला ही फिगर है। हुआ क्या कि एक रे यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है ना, मान लिया इसका नाम ले लो ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, ओ पॉइंट से होते हुए इस मीडियम के अंदर ट्रेवल करता है और एक रे बन जाता है ओ बी, है ना। तो फिर देखिए ध्यान से
क्या लाइट ने मीडियम चेंज करा यहाँ पे? क्या लाइट ने यहाँ पे मीडियम चेंज करा? तो बेंडिंग हैज टेकन प्लेस, है ना, बेंडिंग हैज टेकन प्लेस। तो याद रखिए, बेंडिंग के पहले जो रे सरफेस से टकराती है, देखो स्ट्राइक ही किया ना, उसके बाद अलग से आगे ट्रेवल कर गया, तो यहाँ तक जो रे पहुँचती है दैट इज इंसिडेंट रे, दैट इज इंसिडेंट रे। और बेंडिंग के बाद जो रे ट्रेवल करती है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, है ना। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ, सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया। रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाया, है ना। ये तो फर्स्ट मीडियम है, आपको पता है। ये सेकंड मीडियम आपको पता है। दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट, लिख दिया मैंने ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। ये जो बाउंड्री है ये दोनों मीडियम को सेपरेट करती है, दोनों मीडियम को सेपरेट करती है, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। तो आप कह सकते हो द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, इसको मीडिया मतलब मीडियम का प्लूरल, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉल्ड इंटरफेस। परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, ये तो पता ही था सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी पता था, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिकॉल करो रिफ्लेक्शन वाला केस, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, है ना। ये सेकंड मीडियम, बाकी कुछ भी तो नहीं है। लेकिन सर थोड़ा सा लिख देते तो आसानी होती, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, लिख दिया हूं मैं, आप उसको नोट कर लीजिए। पहले फिगर बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, उसकी लेबलिंग कर लो, और सारे टर्म्स के डेफिनेशन मैंने लिख दिए हैं। देखिए ध्यान से, सारे टर्म्स का डेफिनेशन मैंने लिख दिया है। इंटरफेस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द ओरिजिनल पाथ, रिफ्रैक्टेड रे और इंसिडेंट रे, है ना। ये सारा कुछ जानने के बाद आपको ऐसी खुशी होगी, है ना, झूम उठेंगे आप, अरे वाह क्या बताया है सर आपने, है ना। तो चलिए वापस आते हैं। मैं एक बात बता दूं, मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, इसलिए जलिएगा मत, जलो मत, बराबरी करो। चलो मुद्दे पे आते हैं, है ना। देखिए ये फिगर मैंने आपको बता दिया, फिगर से आप बाकी सारे टर्म्स का डेफिनेशन मैं बोल चुका हूँ, आप इसको नोट कर लो, सिर्फ कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं उसको डिक्टेट नहीं कर रहा। ओके, आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड। इंटरफेस बता दिया मैंने, सरफेस सेपरेटिंग द बाउंड्री, सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, नॉर्मल परपेंडिकुलर वाला केस आपको पता ही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये भी पता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पता है, ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ को डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए, दिस इज द पाथ द इंसिडेंट रे वुड हैव ट्रेस्ड इफ द बेंडिंग हैज नॉट टेकन प्लेस। मतलब अगर बेंडिंग नहीं होता तो इसी रास्ते लाइट ट्रेवल करती, है ना। इंसिडेंट रे भी आपको पता है, रिफ्रैक्टेड रे, तो द रे ट्रेवलिंग इन द सेकेंड मीडियम आफ्टर बेंडिंग, बेंडिंग के बाद सेकेंड मीडियम में ट्रेवल करने वाली लाइट रे क्या कहलाती है? रिफ्रैक्टेड रे। चलिए आगे बढ़ते हैं, टर्म्स की बात हो गई है ना। चलिए अब कुछ नया सीखते हैं। फिर मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूं, मीडियम 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 मीडियम। व्हाट इज मीडियम? ये मीडियम क्या? तो सर मीडियम वो जिसमें लाइट ट्रेवल करे, है ना। मान ली लाइट ग्लास में ट्रेवल करे तो ग्लास इज द मीडियम, एयर में ट्रेवल कर रहा है तो एयर इज द मीडियम, वाटर में ट्रेवल कर रहा है वाटर इज द मीडियम। तो मीडियम वो जिसमें लाइट के ट्रेवल करने की बात की जा रही हो। इसका प्लूरल होता है बच्चों मीडिया। मीडियम का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मीडिया। मीडियम हम लोग लाइट सेक्शन में दो टाइप्स के पढ़ेंगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्योंकि लाइट से कंपेयर कर रहे हैं इसलिए ऑप्टिकली वर्ड मैंने आज इसको प्रीफिक्स में ऐड कर दिया। ऑप्टिकली, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब लेस द स्पीड ऑफ लाइट, और ऑप्टिकली रेयरर का मतलब मोर द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इसलिए इस वर्ड पे फोकस कीजिए। मोर और लेस वर्ड क्या कभी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है क्या? अकेले का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान दीजिए, है ना। जैसे मान लिया आप कहें कि मैं आपको कहूँ कि आप 5 मोर हैं, 5 मोर है मतलब 5 ज़्यादा हैं, तो सवाल उठता है ना कि सर किससे आप कंपेयर कर रहे हो यार? आप पहले ये तो बताओ कि मैं 5 ज़्यादा हूँ तो किससे 5 ज़्यादा हूँ? तो 5 मोर देन समथिंग होना चाहिए कि नहीं? अगर आप लेस बोलते हो तो लेस देन whom, लेस देन व्हाट, लेस देन समथिंग और नॉट, ऑब्वियसली। यानी अगर आप ऑप्टिकली रेयरर बोल रहे हो, ऑप्टिकली डेंसर बोल रहे हैं, यानी लेस द स्पीड ऑफ लाइट बोल रहे हैं,
या मोर द स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा है, तो किसके कॉम्पेरेटिव, ये सवाल तो उठता है ना। तो याद रखिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का मतलब लाइट की स्पीड कम होनी चाहिए, ऑप्टिकली रेयर मीडियम का मतलब लाइट की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन ये ऑप्टिकली डेंसर है या ये ऑप्टिकली रेयरर है, मतलब कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयरर है, ये तभी हो सकता है जब दो मीडियम को आप कंपेयर करोगे। कहने का मतलब कि अगर मैं डायरेक्ट कहूँ कि बताओ ये मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है कि ऑप्टिकली रेयरर, मान लिया मैं किसी मीडियम का नाम रखूँ, आप ये मीडियम बताओ ऑप्टिकली डेंसर है कि ऑप्टिकली रेयरर, तो आप कहोगे कोई और मीडियम तो बताइए, तभी तो मैं कंपेयर करके बताऊंगा। क्योंकि कोई भी मीडियम डायरेक्टली अकेले ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लिया मैं ना एग्जांपल लेता हूँ, देखो ध्यान से, एयर, ध्यान दीजिएगा, वाटर और ग्लास, है ना, एयर, वाटर और ग्लास। एयर में लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिए, वाटर में लाइट का स्पीड उससे कम, ग्लास में लाइट का स्पीड उससे कम। तो ध्यान दीजिए, इससे इसमें लाइट का स्पीड कम और इससे कम इसमें, तो क्या ये मीडियम इसके लिए डेंसर हो गया? वाटर इज ऑप्टिकली डेंसर कंपेयर टू एयर, बट वाटर इज ऑप्टिकली रेयरर कंपेयर टू ग्लास, क्योंकि वाटर में लाइट की स्पीड एयर के कंपेरेटिव कम है। ध्यान से सुनिए, वाटर में लाइट की स्पीड एयर के कंपेरेटिव कम है, लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो ये ग्लास के साथ जब कंपेयर करोगे तो ये ऑप्टिकली रेयरर बन जाएगा, और जब वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो ये ऑप्टिकली डेंसर बन जाएगा। इसका मतलब सर कि किसी भी मीडियम को आप एब्सोल्युटली ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर नहीं बोल सकते, ये रिलेटिव टर्म है, ये आप कंपेयर करके ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, है ना। तो मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, सो देखिए आप, मैंने क्या लिखा है कि ध्यान दें, अरे बोलो, हाँ ध्यान दें कि नॉट अ सिंगल मीडियम कैन बी कैटेगराइज्ड एज एन ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर। किसी सिंगल मीडियम को आप ऑप्टिकली डेंसर या ऑप्टिकली रेयरर की कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते जब तक आप दो मीडिया को कंपेयर ना करो। इट इज ऑलवेज कंक्लूडेड, ये सिर्फ और सिर्फ तभी निष्कर्ष निकाला जा सकता है when two media are compared, जब दो मीडियम को आप कंपेयर करेंगे। दो मीडियम को क्या कंपेयर करेंगे? उसमें लाइट की स्पीड्स को कंपेयर करेंगे, है ना। चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, जैसे मान लिया मैंने आपको बताया था ना कि जब स्फेरिकल मिरर में लाइट रिफ्रैक्ट करती है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करती है ना, और उसमें मैंने 4 रूल्स आपको बताए थे, याद कीजिए कौन कौन, मैं उस पर नहीं आना चाहता। उसी हिसाब से जब लाइट रिफ्रैक्शन अंडरगो करती है, मतलब जब रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस, या फिर व्हेन द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देन लाइट फॉलोज सम सेट ऑफ रूल्स, दैट इज द रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला रूल क्या होता है कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयरर मीडियम, जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर भाग जाती है। जैसे देखिए इस केस में जा रही थी, ये वाटर था, मान लिया एयर, तो फर्स्ट मीडियम जा रहा है डेंसर डेंसर डेंसर, अब रेयरर में जा रहा है। अब ये डेंसर है ऑब्वियसली, क्योंकि वाटर और एयर में किसकी डेंसिटी ज़्यादा? वाटर की। तो डेंसर कौन? ये। तो इधर चल रहा है, चलते चलते अब देखो डेंसर से रेयरर में जा रहा है, तो ये नॉर्मल से दूर भागता है, इसको जाना चाहिए ऐसे, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग रहा है। दिस शुड बी इट्स ओरिजिनल पाथ, लेकिन इट इज़ बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अब ध्यान दीजिए, जब ये ओरिजिनल पाथ होता तो ये दोनों बराबर होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा और बेंड हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि ये वाला एंगल से ये वाला एंगल क्या है? बड़ा है। मतलब इस केस में एंगल आई इज लेस देन एंगल आर, या फिर एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, है ना। लेकिन when the light ray travels from a rarer to a denser medium, लेकिन जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे देखो यहां देखिए, इस केस में रेयर मीडियम डेंसर मीडियम, है ना। इस केस का एरो देखिए उल्टा डाल दिया मैंने, ये रेयर और डेंसर, है ना, एरो ये होगा।
रेयरर टू डेंसर जब जाती है तो देखो एयर से वाटर में जा रही है, तो ये था आई। अब इसका ओरिजिनल पाथ क्या होना चाहिए था, ये देखिए ध्यान से, है ना, लेकिन इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल से पास हो जा रही है ना, नॉर्मल की ओर मुड़ जा रही है, तो इस केस में एंगल आई ज़्यादा हो जा रहा है एंगल आर से। कुछ नहीं, पहला रूल क्या था कि डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयरर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब देखो ध्यान से, जब डेंसर टू रेयरर जा रहा है यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा है, यानी कहाँ जा रहा है, डी टू आर जा रहा है, डी टू आर, अरे डी फॉर डेंसर यार, आर फॉर रेयर, है ना, तो डी टू आर जा रहा है, तो इसको याद करने का एक तरीका अपना लो, डी टू आर जब जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, इसमें फिर उल्टा हो ही गया, पास जाएगा, यानी याद रखेंगे जब डी टू आर तो नॉर्मल से दूर, है ना, समझ रहे बात को, नॉर्मल से दूर, और इसमें नॉर्मल के पास, है ना, इसमें एंगल आई बड़ा हो, एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से, और इसमें एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, है ना। आई होप समझ रहे होंगे आप, नहीं समझ रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट रूल देखिए, ये कह रहा है कि नो बेंडिंग टेक्स प्लेस व्हेन द लाइट रे स्ट्राइक्स परपेंडिकुलरली, कोई बेंडिंग नहीं होती जब लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है। देख लो, डेंसर रेयरर जा रहा हो, एकदम परपेंडिकुलरली जा रहा हो, मतलब नॉर्मल के थ्रू जा रहा हो, जैसे नॉर्मल है उसी पे कोइंसाइड करेगा, तो देख लीजिए कोई बेंडिंग नहीं होती, सीधे चला जाता है ना। और इस केस में एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा ना, क्योंकि जीरो होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर जीरो दोनों केस में। तो तीन रूल आपने पढ़ा कि अगर डेंसर से रेयरर जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, रेयरर टू डेंसर आएगा तो नॉर्मल के पास आएगा, है ना। चलिए रूल्स, अब बारी आती है अगले टॉपिक की, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, वो रूल्स था, ये लॉ है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, पहला लॉ ये कहता है जो हम लोग रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन में लाई करता है, बिल्कुल वैसा था, इसको वही रखिएगा आप कॉन्सेप्ट। दूसरा क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन, साइन मतलब साइन थीटा, ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई, है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी आर, इन दोनों के साइन का रेशियो मतलब साइन थीटा, है ना, किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही, तो इन दोनों का साइन थीटा का रेशियो कांस्टेंट होता है, और उस कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो मान लीजिए साइन ऑफ आई बाई साइन ऑफ आर, ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम लोग सिंबलाइज किए म्यू से, किस चीज से, म्यू से, इसको म्यू पढ़ते हैं, M-E-W या M-E-U कुछ भी लिख सकते हो, म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, याद रखिए इसको म्यू पढ़ेंगे। तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू, एंड दैट म्यू इज कांस्टेंट विच इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विच इज रिप्रेजेंटिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, पढ़ेंगे, सब्र कीजिए। इट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां तक सिर्फ आपको सेकेंड लॉ देखना है, सिर्फ सेकेंड लॉ इसको माइंड में रखिए। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज टर्म्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। हाँ याद रखिएगा, इस लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, है ना, साइंटिस्ट के नाम पे इसका रखा गया। उस पे अब देखिए ध्यान से कि साइन आई और साइन आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये किसी मीडियम का होगा, किसी मीडियम का होगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप किसी मीडियम का बोल रहे हो तो रिफ्रैक्शन के वक्त तो दो मीडिया होती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड, तो ये किसके वाले का होता है ना। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग तुरंत सॉल्व करने वाले हैं, वेट कीजिए, इन सारे सवालों का जवाब अभी मिलेगा आपको, धैर्य के साथ देखते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में। देखिए आखिर पहुंच गए हम लोग उस टॉपिक पे जिसका हमें इंतजार था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ध्यान दीजिए।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो बेसिकली किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेशियो किसका रेशियो? तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का रेशियो। मान लीजिए ग्लास का कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वाटर का कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो उस रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium। जैसे मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने बोला कि म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी फॉर्मूला। जैसे मान लिया, आप जानते हो, ये मानने की क्या जरूरत है, जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी होती है, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को वी माने तो सी बाई वी को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी बाई वी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। अगर ग्लास होगा तो ये v स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वाटर का अगर कहें तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन e वाला सेम रहेगा सर, है ना। जी हाँ, ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा और सोचें तो इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। स्पीड का ही तो रेशियो है, तो इसकी तो यूनिट रहेगी ही नहीं, यानी सीधे कहेंगे इट हैज नो एसआई यूनिट, या इनफैक्ट नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये इसको जब भी मेजर करेंगे तो नंबर होगा, कोई 2/3 होगा, 3/4 होगा, 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, ये सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। हाँ, इसको हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे ध्यान से एक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। इस पे मैं आऊँगा, बस एक और टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूँगा। देखिए, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले मैं इसको देखता हूँ। देखिए क्या लिखा हूँ मैंने, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ टू मीडिया। ये किसी भी दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस का रेशियो। जैसे मान लिया दो मीडियम लिखता हूं मैं, ए और बी, तो दोनों का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कि नहीं? अरे बोलो, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल सकते हो कि नहीं? बिल्कुल, उसी रेशियो को तो बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर और क्लियर करना हो तो देखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शॉर्ट में क्या लिखेंगे? आर आर आई, आर आर आई, आर फॉर रेशियो, R for refractive index, मतलब RRI is basically the ratio of refractive index, refractive indices का रेशियो। तो मान लिए दो मीडियम लेते हैं, 1 और 2, 1 और 2, तो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो इन्हीं दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो होगा। तो रेशियो मान लिया 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो इन दोनों का रेशियो जो होगा वो क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, μ1/μ2। अरे बोलो, μ1/μ2 नहीं हो सकता क्या? हाँ सर, μ2/μ1 भी तो हो सकता है, बिल्कुल। यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 का दो तरीके का हो सकता है, एक μ1/μ2, एक μ2/μ1। तो इसको बोलते हैं 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 और इसको बोलते हैं 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। देखिए लिख तो दिया मैंने। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू इज ऑफ टू टाइप्स, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड और दूसरा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड की अगर बात की जाए, दैट इज μ12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। क्या हो गया? μ1/μ2, और μ1 को क्या लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से देखो तो μ1 बराबर c/v1 होना चाहिए। अरे अभी तो पढ़ा पीछे, c/v1 और μ2 बराबर c/v2, है ना। क्या c ने c को कैंसिल कर दिया? क्या c ने c को कैंसिल कर दिया? तो जब c ने c को कैंसिल कर दिया तो μ12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v2/v1। देखो ना मैथमेटिकली, v2/v1। और उसी प्रकार μ21 की वैल्यू क्या होगी? v1/v2। उसी प्रकार जैसे इसका निकाला वैसे इसका v1/v2। यानी दो चीज आपको मिल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड
का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड। खाली ध्यान दीजिए, आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड निकाला तो स्पीड ऑफ सेकेंड बाई स्पीड इन फर्स्ट, सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट निकाला तो स्पीड इन फर्स्ट बाई स्पीड इन सेकेंड। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ना, कि कोई पूछता मान लिया कि व्हाट डू यू मीन बाई रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 and 2 या फिर ए एंड बी, तो हम सीधे क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड बी का मतलब रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। अब बारी आती है क्या, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन बी बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ए, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ए बाई स्पीड ऑफ लाइट इन बी, है ना। अब चलिए इस मुद्दे पे आते हैं, ध्यान दीजिए, क्या हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बोल सकते हैं? खाली ध्यान दीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे जो मैंने आपको भी बताया, सी बाई वी जानते हो, है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और अभी जो मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिए, v1 बाई वी टू, v1 बाई वी टू, तो v1 कौन, सी, v2 कौन, v, है ना, या फिर v2 बाई v1, तो v2 कौन, c, v1 कौन, ये वाला मीडियम वाला स्पीड, है ना। तो आप ये कर सकते हो कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये भी तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही हुआ सर, किन दो मीडियम का, वैक्यूम का और उस मीडियम का, वैक्यूम का और उस मीडियम का।